ये चीज देखकर उसके साथ उसे किसी तरह एक ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घटनास्थल से किसी गुर्गे ने हमलावरों को फोन करके बताया कि राजू पाल मरा नहीं है। ये सुनकर वो हमलावर फिर से घटनास्थल की तरफ लौटते हैं और उस ऑटो का पीछा करके उस चलते हुए ऑटो पर भी गोलियां बरसाते लगते हैं। पर हैरानी वाली बात यह थी कि उस घटनास्थल से लेकर जिस जगह तक उन्होंने उस ऑटो का पीछा करके उस पर गोलियां चलाई, उस पूरे रास्ते में टोटल 4 पुलिस स्टेशन पड़ते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। पर इस हत्याकांड का एकमात्र गवाह था उमेश पाल, जो राजू पाल का करीबी था। हालांकि घटना के दौरान लोग तो कई मौजूद थे, पर उमेश पाल के अलावा कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने के लिए सामने नहीं आता है। और यही गवाही आगे चलकर अतीक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। लेकिन उस समय के लिए तो अतीक ने वही हासिल कर लिया था जो वो हासिल करना चाहता था। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई इस घटना से उसका खौफ वापस आ चुका था। लोगों को फिर से याद दिला दिया गया था कि उसके खिलाफ खड़ा होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन शायद अतीक ये भूल गया था कि वक्त बदल रहा है और सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि साल 2007 में एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी तो हालात तेजी से बदलने लगे। मायावती ने साफ कर दिया कि अब बाहुबलियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और सबसे पहले निशाना बना अतीक अहमद। उसके खिलाफ पुराने मामलों को फिर से खोला गया, उसकी संपत्तियों की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क सिस्टम की नजर में आने लगा। जो अतीक कभी पुलिस को अपने इशारों पर नचाता था, अब वही पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद भी उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। साल 2008 के आसपास जब देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया और संसद में एक महत्वपूर्ण वोटिंग होनी थी, तो हर एक सांसद की जरूरत थी और इसी वजह से अतीक को जेल से निकालकर संसद में लाया गया। लेकिन यहां उसने वही किया जो उसके स्वभाव में था। उसने गुस्से में आकर अपने ही राजनीतिक साथियों के खिलाफ जाकर वोट किया, क्योंकि उसके मन में इस बात की चिढ़ बैठी हुई थी कि इतना राजनीतिक रसूख होने के बावजूद और एक सांसद के पद पर रहने के बावजूद भी उसे जेल में रहना पड़ रहा है और राजनीतिक साथी और उसकी पार्टी उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही। लेकिन इसी एक हरकत की वजह से उसका बचा खुचा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। अब अतीक अकेला था, ना पूरी तरह राजनीति में, ना पूरी तरह अंडरवर्ल्ड में। और इसी बीच 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। जब बाबा योगी आदित्यनाथ की नई सरकार आई तो उसने साफ कर दिया कि अब माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो अतीक ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि योगी के सत्ता में आते ही उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई और उन पर बुलडोजर चलने लगे। उसके करीबियों को गिरफ्तार किया जाने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा साम्राज्य लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया था। लेकिन अतीक का एक हिस्सा अभी भी जिंदा था और वो था उसका अहंकार। उसे लगता था कि वो जेल के अंदर बैठकर भी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और इसी सोच ने उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी पूरी कहानी का अंत तय कर दिया। दरअसल 2017 के बाद माफियाओं के खिलाफ शुरू हुआ सीएम योगी का ऑपरेशन धीरे धीरे अतीक अहमद के उस साम्राज्य को खोखला कर चुका था जो कभी अटूट माना जाता था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो अब तक बची हुई थी और वो था उसका डर। और उसी डर को जिंदा रखने के लिए अतीक ने एक बार फिर वही रास्ता चुना जो उसने सालों पहले अपनाया था, यानी खौफ पैदा करने के लिए किसी ना किसी ऐसी घटना को अंजाम देना जिससे लोग उसके नाम से ही सिहर उठे। क्योंकि उसे लगता था कि अगर डर खत्म हो गया तो उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। इसी बीच साल 2023 आता है और जेल में रहते हुए ही उसके द्वारा एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उसकी इस पूरी कहानी का आखिरी अध्याय लिख देता है। दरअसल 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज की सड़कों पर एक बार फिर से सामान्य हलचल थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए ही थे कि तभी अचानक गोलियों और बम धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है।